तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें 200 साल पहले डिवाइन इमोर्टल ब्लेड के सुनहरे दिनों के बारे में बताते हुए, जिसके बारे में कहा जाता है कि सरनेम बैक वाले लोगों की डिक्रीजिंग नंबर के साथ ग्रेट बैक फैमिली डाउनफॉल की राह पर था। बट न्यू पैट्रिक बैक रियोसिन की वजह से ये लोग अपना फिर से सब कुछ पाने में बल रहे, और वो भी अपनी सुप्रीम मार्शल आर्ट की वजह से, जिसे जिंगियो ने निकनेम दिया है मर्सीलेस आयरन ब्लड। और ये मैं कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। फिर तभी वो पैट्रिक अपने एमसी को आवाज देते हुए कहता है, ये गैंग तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है? और फिर हम लोग वो बुड्ढे को देखते हैं जो पैट्रिक इधर उधर घूम रहा होता है। फिर वो अपने एमसी से कहता है, तुमने तो डेकोरेशन में बहुत ज्यादा चेंज कर दिया इस हॉल को, और मैं ये श्योर हूँ कि ये आदमी प्रेजेंट पैट्रिक है, राइट? फिर अपना एमसी कहता है, यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई आदमी मेरे फादर को ऐसे ट्रीट करेगा। और फिर हम लोग उस बुड्ढे को देखते हैं जो पैट्रिक के मुस्टेज के तरफ सरप्राइज होते हुए देखता है, और वह बुड्ढा पैट्रिक के मुस्टेज को पकड़कर कहता है, यार इसकी मुस्टेज तो सच में बहुत ही अच्छी है। और फिर अपना एमसी पैट्रिक के मुस्टेज को पकड़ा हुआ देखकर जोर से चिल्लाता है। बट वो हरामी बुड्ढा इतना बदमाश होता है कि वो अपने एमसी को चिढ़ाते वो अपने हाथों को पैट्रिक के बॉडी के आर पार कर देता है। और वह बुड्ढा ऐसा इसलिए कर पा रहा होता क्योंकि वो सॉर्ड का आत्मा होता है और उसे सिर्फ अपना एमसी ही देख पाता है। और फिर अपना एमसी थोड़ा घबराए हुए मन में कहता है, यार मैंने तो सोचा था कि वो बुड्ढा सच में पैट्रिक के मुस्टेज को पकड़ लिया, इसीलिए मैं थोड़ा घबरा गया था। फिर तभी वो पैट्रिक ये गैंग चिल्लाता है और कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? और फिर वह बुड्ढा इनोसेंट सा फेस बनाते हुए स्माइल करने लगता है। और फिर हम लोग ड्रैगन हॉल के सभी मेंबर को देखते हैं जो अपने एमसी को देख रहा होता है। फिर अपना एमसी पैट्रिक के सामने झुककर माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बॉडी अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है, और क्या आपने मुझे बुलाया था? फिर वो पैट्रिक कहता है, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था ये पूछने के लिए जो असेसियंस तुम्हारे ऊपर अटैक किए थे, क्या तुम उन्हें जानते हो कि कौन थे वो लोग? ये सुनते ही अपना एमसी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और उसे रियलाइज होता है कि पैट्रिक उसकी एबिलिटी को टेस्ट करना चाहते हैं। फिर अपना एमसी पैट्रिक को रिप्लाई देते हुए कहता है, मैं सोच रहा था कि शायद वो लोग डेमोनिक अलायंस से थे और वो लोग हमारे फोर्सेस को एक्सपेंडिंग को लेकर सबसे ज्यादा चिंता में थे। ये सुनते ही पैट्रिक हेजिटेट हो जाते हैं। फिर अपना एमसी कहता है, बट उन लोगों को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो लोग डेमोनिक अलायंस से बिलोंग करते होंगे कि वो लोग अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक मुझसे छिपाएं। बट एक टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि वो लोग डेमोनिक अलायंस से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो लोग को पता होते हुए कि मैं बैक क्लैन से हूँ तो भी वो लोग मेरे ऊपर अटैक किए हैं। यदि वो लोग का दिमाग सही होता तो बैक क्लैन पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करते। पैट्रिक कहता है, मुझे लगता है कि तुम थोड़ा बदल गए हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई कंक्लूजन नहीं है। फिर अपना एमसी कहता है, मुझे नहीं मालूम है। फिर पैट्रिक कहता है, वहां पर तुम्हारे अलावा सभी लोग मर चुके थे, तो क्या तुम्हें बैक क्लैन के ब्लड लाइन होने पर शर्म नहीं आती है? फिर अपना एमसी कहता है, मैं जिंदा बच गया हूँ इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे लोगों की मौत का बदला लेने के लिए मेरा जिंदा होना बहुत जरूरी है। फिर पैट्रिक कहता है, ओ अच्छा ये बात है। फिर वो अपने एमसी को कहता है, अच्छा अब तुम यहाँ पर ऊपर आ जाओ मेरे पास। फिर अपना एमसी कहता है, सॉरी मैं नहीं आ सकता हूँ। फिर पैट्रिक कहता है, मैंने बोला यहाँ ऊपर आओ जल्दी। और ये सुनते ही अपना एमसी पैट्रिक के पास जाने लगता है। फिर वो पैट्रिक अपने एमसी से पूछता, अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम उन एसेसियंस को एलिमिनेट कैसे किए? और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन एसेसियंस के बॉडी पर स्वॉर्ड के निशान रह गए थे, और मैं ये कंफर्म बोल सकता हूँ कि वो हेवन और अर्थ ब्लड टेक्निक थी। फिर अपना एमसी कहता है, ओ अच्छा वो। फिर अपना एमसी मन ही मन में कहता है, यार मैं जानता था कि मेरे लिए उन एसेसियंस को मारना कोई मायने नहीं रखता है, जबकि मैं अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज भी नहीं कर सकता हूँ। बट ये सब मैं पैट्रिक को कैसे बताऊँ कि डिवाइन इमोर्टल ब्लेड की जो आत्मा थी उसने मेरे बॉडी को पोजेस कर लिया था और मेरे बदले उन लोगों से फाइट करने लगा था। बट यार पैट्रिक से ये बात मुझे छिपानी होगी, तो मुझे कोई बहाना बनाना होगा। फिर अपना एमसी पैट्रिक से कहता है, स्टोरेज के सीक्रेट पाथवे के एंड में मुझे एक अजीब जगह मिली जहाँ पर एक लाइन मार्क किया हुआ था। फिर वो पैट्रिक सोचते हुए कहता है, एक अजीब जगह? फिर अपना एमसी कहता है, हाँ, और जैसे ही मैंने उस पर पैर रखा तो मेरे मन में कुछ अजीब सा फील हुआ और मेरा बॉडी असेसियन से फाइट करने के लिए अपने आप आगे बढ़ गया। और उसके बाद मैंने अपना होश खो दी और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो पैट्रिक कहता है, ये तो बहुत अजीब बात है, और इतना बोलते ही वो अचानक से अपना एमसी का हाथ पकड़ लेता है और अपनी डिवाइन पावर की हेल्प से पूरा बॉडी को एग्जामिन करने लगता है, और ये देखकर अपना एमसी घबरा जाता है। फिर वो कहता है, पैट्रिक ये आप क्या कर रहे हैं? फिर वो पैट्रिक कहता है, प्लीज काम डाउन, टेंशन मत लो, मैं बस तुम्हारी बॉडी को एग्जामिन कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक तो है ना। और फिर अपना एमसी का पूरा बॉडी को एग्जामिन करने के बाद पैट्रिक कहता है, तुम्हारी क्यूआई ब्लॉकेज में अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है और तुम्हारे अंदर कोई इंटरनल एनर्जी भी नहीं है, तो क्या इसका मतलब है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? हाँ। फिर अपना एमसी बात को बदलते हुए कहता है, प्लीज आप मुझे मेरा स्वॉर्ड वापस कर दो, मुझे जाना है।
फिर पैट्रिक कहता है, ओ अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि ये गार्बेज मैं तुम्हें दे दूं ताकि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, ये प्रिटेंड कर सको। अच्छा तो चलो ठीक है। फिर वो पैट्रिक अपने पावर से स्वॉर्ड को हाथ में ले आता है। फिर वो स्वॉर्ड को अपने एमसी को वापस दे देता है और फिर अपना एमसी पैट्रिक को थैंक यू कहता है और वहां से चला जाता है। और हम लोग अपना एमसी और वो बुढ़े को देखते हैं, जहाँ पर वो बुढ़ा कह रहा होता है क्या उनकी आई सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, जो वो मुझे एक पुरानी और जंग लगी स्वॉर्ड बोल रहे थे। लगता है वो लोग एक रिन्यूड और फेमस स्वॉर्ड को नहीं पहचान पाए। फिर अपना एमसी कहता है, मुझे नहीं लगता कि उनका कहने का मतलब इतना बुरा होगा, लेकिन क्या ये स्वॉर्ड सचमुच इतना ग्रेट है। फिर वो बुढ़ा कहता है, हाँ वो स्वॉर्ड मेटोरॉइड से बनी है और यह मेरी फेवरेट स्वॉर्ड है और इस स्वॉर्ड का नाम मेटोर है। ये सुनते ही अपने एमसी सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या ये स्वॉर्ड मेटोरॉइड से बनी है? बट मेटोरॉइड तो कोर्ट के एल्डर्स स्टोर करके रखते हैं। फिर वो बुढ़ा कहता है, शायद वो फेक होगा, बट मुझे भी ये बात पता नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और वो जो पैट्रिक है ना, वो एक स्नेक की तरह कोल्ड और क्रूएल है, क्योंकि वो एक पिता होकर भी अपने बेटे से इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं। फिर अपना एमसी कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि जब मुझे मिलेनियम स्नो जिनसिंग मिला था तो मैंने एक बंदे को पैट्रिक से कहते हुए सुना था कि पैट्रिक, ये जो मिलेनियम स्नो जिनसिंग है ये बहुत रेयर है, तो इसे वेस्ट मत कीजिए। फिर पैट्रिक ने उस बंदे से कहा, चाहे जो भी हो, ये गैंग ने इसे लिया है तो इस बात को तुम सीक्रेट रखो, और वो बात मेरे फादर ने हमेशा के लिए सीक्रेट रख दिया है। और फिर अपना एमसी अपने हाथ को फ्रीली मूव करते हुए कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे शोल्डर से भार उतर गया हो। फिर वह बुढ़ा कहता है, तो क्या उसने तुम्हारी कलाई पकड़कर तुम्हारी इंटरनल इंजरी को ठीक करने का ट्राई किया था? यार ये सब तो देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे पिता की तरह है जो अपने प्यार को ओपनली एक्सप्रेस करने में एम्बैरेस फील करते हैं। अपना एमसी कहता है, हाँ शायद ऐसा ही कुछ है। और फिर हम लोग पैट्रिक को देखते हैं जो एक लंबी सांस लेता है। फिर उसके सामने एक क्लैन मैनेजर आता है और उनसे कहता है, एल्डर्स के परमिशन के बिना इंटरनल एनर्जी का यूज करके यंग मास्टर को ठीक करना, आपने तो बहुत हार्डवर्क किया है पैट्रिक। फिर पैट्रिक कहता, हार्डवर्क नहीं, उसे तो और भी हार्डर टाइम का सामना करना पड़ रहा है उसकी डिसऑर्डर की वजह से, और उसकी बॉडी पूरी मैस हो गई है, और मैं तो सिर्फ फिजिशियन के ट्रीटमेंट की वजह से ऐसा कर पा रहा हूँ, तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है फिजिशियन को। फिर वो क्लैन मैनेजर स्माइल करते हुए कहता है, मैं मेक श्योर करूंगा कि फिजिशियन को रिवॉर्ड दिया जाए। फिर पैट्रिक थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, क्लैन मैनेजर। फिर क्लैन मैनेजर कहता है, हाँ कहिए पैट्रिक। फिर पैट्रिक कहता है, क्या मैं बहुत कठोर था, क्योंकि हमने बहुत समय से एक दूसरे को नहीं देखा था। फिर क्लैन मैनेजर कहता है, बिल्कुल नहीं पैट्रिक, मुझे यकीन है कि यंग मास्टर एक दिन जरूर समझेंगे कि आप क्या फील करते हैं उनके लिए। पैट्रिक कहता है, नहीं, यही बेटर होगा कि उसे ये सब पता ना चले, शायद वो मुझ पर ब्लेम डालकर वो बेटर फील कर रहा होगा, तो यही अच्छा है। फिर क्लैन मैनेजर कहता है, लेकिन मैं यंग मास्टर के थ्रू पहले ही कही गई एक बात से थोड़ा चिंतित हूँ। फिर पैट्रिक कहता है, किस बात से तुम चिंतित हो? क्लैन मैनेजर कहता है, मुझे लगता है कि शायद यंग मास्टर की मार्शल पावर अवेकन हो रहे हैं। आपने खुद यही कहा था कि जब यंग मास्टर यंग थे तो 2 जीनियस का जन्म हुआ था। फिर पैट्रिक कहता है, ये सब पॉइंटलेस बात है, और यदि ये सच भी हो तो ये सिर्फ उन लोगों को आगे बढ़ाएगा जो यी गैंग को टीम लीडर बनाने के लिए ज्यादा उछल रहे हो। पैट्रिक क्लैन मैनेजर को ऑर्डर देते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा अपनी लाइफ की रिमेनिंग ईयर्स को फ्रीली जिए। फिर क्लैन मैनेजर कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर पैट्रिक कहता है, बट वैसे भी मैं उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, तो रेड ड्रैगन ब्रिज को उन लोगों के साथ भेज दो। फिर क्लैन मैनेजर कहता है, ठीक है पैट्रिक, जैसा आप कहें। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रूबी ट्रेनिंग हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बुढ़ा अपने एमसी से कह रहा होता है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रिक्ट है ताकि तुम अपने ऑर्डर को जस्टिफाई कर सको, और तुम्हारे प्लेस पर दूसरे बेटे को यंग लीडर बनाया जाएगा। फिर अपना एमसी कहता है, हाँ यही सच है। फिर वो बुढ़ा थोड़ा अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है, वीक, मुझे लगा कि बैक क्लैन के पैट्रिक को एल्डर्स लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। फिर अपना एमसी कहता है, हाँ ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। फिर वो बुढ़ा कहता है, क्या बोला तुमने? फिर अपना एमसी कहता है, जब तुम इमॉर्टल डिवाइन आर्ट्स में मास्टर हो जाते हो तो तुम लंबी लाइफ तक जीते हो, तो इसी के वजह से मेरे फादर के अलावा बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स अभी भी जिंदा है, तो फिर वो अपने बड़ों से कैसे बात कर सकते हैं? फिर वो बुढ़ा कहता है, यही कारण है कि एंशिएंट सेजेस एम्फेसाइज के इम्पोर्टेंस पर प्रेशर देते थे। फिर अपना एमसी कहता है, यार तुम मेरे बात को इग्नोर क्यों कर रहे हो? अच्छा ये सब छोड़ो, मैं ट्रेनिंग के लिए रेडी हूँ। फिर वो बुढ़ा कहता है, तो ठीक है सुनो, जब क्यूआई और ब्लड डिस्कनेक्ट हो जाएं तो फिर कोर एनर्जी का यूज़ कैसे करें, क्या तुम जानते हो? फिर अपना एमसी कहता है, नहीं मैं नहीं जानता हूँ। फिर वो बुढ़ा कहता है, यार एक्चुअली ये तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा सिंपल है।
फिर अपना एमसी कहता है, ओ अच्छा ये बात है, तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा? फिर वो बुढ़ा कहता है, मर जाओ तुम। फिर अपना एमसी मन में कहता है, लगता है ये बुढ़ा पागल हो गया है। फिर वो बुढ़ा कहता है, मेरा मतलब है कि तुम्हें इस डिवाइन आर्ट्स का यूज़ डिफरेंट मेथड से करना होगा, और क्या तुम जानते हो कि क्यूआई ब्लॉकेज क्या है? फिर अपना एमसी कहता है, ये एक रेयर डिसऑर्डर है जिसके साथ मैं पैदा हुआ हूँ, और इसमें क्यूआई फ्लो वाली वेंस डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर वो बुढ़ा कहता है, नहीं ये रॉन्ग है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि सभी लिविंग बींग्स में क्यूआई फ्लो होती है, और अगर यदि क्यूआई तुम्हारी बॉडी से फ्लो नहीं हो पाती है तो तुम पहले से ही मर चुके होते हो। जैसा कि समझ लो कि क्यूआई एक वाटर है तो वेन्स एक रिवर है, और क्यूआई ब्लॉकेज तब होती है जब रिवर एक नेरो के सामने क्रीक हो। फिर अपना एमसी कहता है, तो क्या मैं मरने से बच सकता हूँ और मार्शल आर्ट लर्न कर सकता हूँ यदि मेरी वेन्स वाइडर हो जाए तो? फिर वो बुढ़ा कहता, हाँ सही बोले, बट ये इम्पॉसिबल है। जबकि मैंने काउंटलेस पीपल को मारा है, बट एक्चुअली मैं उस वेन्स को कभी भी नहीं देखा हूँ। और ह्यूमन बॉडी में सिर्फ ब्लड, बोन्स और मांस होती है, ना तो उसमें आत्मा होती है और ना ही उसमें भगवान होते हैं। और जब मैंने तुम्हारी बॉडी को पॉजेस किया था तो मैं खुद को एक पिलर की तरह यूज़ करता हूँ क्यूआई वेन्स को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि टीम रेफरिंग वाला वर्ड एक तरह का गॉड है और एनर्जी बॉडी की कोर एनर्जी है, तो इसीलिए मैंने अपना माइंड ट्रिक का यूज़ किया बॉडी और क्यूआई को धोखा देने के लिए, और माइंड डिविनिटी चेंज करके गॉड क्यूआई बन गया। और ये सुनते ही अपना एमसी कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो उस बुढ़े से कहता, अच्छा क्या तुम इसे समराइज करके बता सकते हो? मेरा मतलब है कि क्या तुम इसे शॉर्ट में बता सकते हो? फिर वो बुढ़ा कहता है, इसका मतलब है कि हार्डवर्क, यदि तुम हार्डवर्क करते हो तो तुम अपनी विल पावर से क्यूआई वेन्स को कनेक्ट करने में एबल हो सकते हो। ये सुनते अपने एमसी का मन में उसका पास्ट का फ्लैशबैक चलने लगता है कि कैसे उसके टीचर स्कूल में उसे हार्डवर्क करने के लिए कहते थे। फिर अपना एमसी कहता है, नहीं यार ये फिर से हार्डवर्क वाला लेक्चर नहीं दो यार, फर्स्ट हार्डवर्क वाला लेक्चर अर्थ पर मिला था और अब इस डायमेंशन में। बुढ़ा अपने एमसी से कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम फायर सन माइंड टेक्निक अभी तक नहीं सीखे हो, तो क्या तुम अपनी टायन मेरिडियन को ट्रेन किए हो? फिर अपना एमसी कहता है, हाँ मैंने हमेशा खुद का ख्याल रखने के लिए ट्रेनिंग लिया है। और फिर हमें दो बुक को दिखाया जाता है जिसमें एक रेड और एक ब्लू कलर का बुक होता है, और उनका नाम टायन मेरिडियन और फायर सन माइंड टेक्निक होता है। और इसके बारे में अपना एमसी कहता है कि बैकक्लेन के जनरेशनल सीक्रेट इमोर्टल डिवाइन आर्ट्स फायर सन माइंड टेक्निक और टायन मेरिडियन से बनी है। और फायर सन माइंड टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो पर्सन को क्विकली और स्ट्रांगली इंटरनल एनर्जी को गैदर करती है, और टायन मेरिडियन बुक ये माइंड को क्लीन करने के लिए है। फिर वो बुढ़ा कहता है, ज़्यादातर लोग फायर सन माइंड टेक्निक को फाउंडेशन मानकर ट्रेनिंग लेते हैं, क्या मैं सही बोला ना? फिर अपना एमसी कहता है, हाँ ज़्यादातर लोग 7 इयर्स के एज में टायन मेरिडियन पूरा कर लेते और फिर फायर सन माइंड टेक्निक पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। फिर वो बुढ़ा स्माइल करते हुए कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि टायन मेरिडियन इनकम्प्लीट है। मैंने पिछले साल ही टायन मेरिडियन पूरा किया है और मैं ये श्योर हूँ कि ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। और ये सुनते ही अपना एमसी पूरा खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में? फिर अपना एमसी मन ही मन में कहता है, मुझे पता नहीं था कि टायन मेरिडियन इनकम्प्लीट है। फिर वो बुढ़ा अपने एमसी से कहता, हाँ यही सही है, बट मैं खुद से तुम्हारी क्यूआई ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ चीज़ें सिखा सकता हूँ। और ये सुनने के बाद अपने एमसी के मन में लड्डू फूटने लगता है। फिर वो कहता है, यार यदि ये डिवाइन इमोर्टल ब्लेड ऐसा कहता है तो एक्चुअली में ये पॉसिबल हो सकता है इस बॉडी के साथ मार्शल आर्ट सीखना। फिर अपना एमसी उस बुढ़े से कहता है, प्लीज़ मुझे ये सिखाओ। और फिर सीन कट होता है और हमें 6 आवर लेटर का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना एमसी उस बुढ़े घोस्ट को पंच मारने का ट्राई कर रहा होता है। फिर वो बुढ़ा अपने एमसी से कहता है, ये थोड़ा डेंजरस है, बट तुम्हारी टेनिसिटी बैड नहीं है, तो इसे फिर से बिगनिंग से स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना। टायन मेरिडियन का पर्पस तुम्हारे विल मैनिफेस्ट को रियलिटी में चेंज करती है, और एक बार जब तुम मेरी आत्मा को टच करने में एबल हो जाओगे तो तुम्हें इसका रियल मीनिंग समझ में आ जाएगा। तुम अपने विल को अपनी फिस्ट में पुट करो, और तुम्हारे अंदर एक एबिलिटी भी है कि तुम कोई भी चीज़ को बहुत ही जल्दी सीख लेते हो, तो इसीलिए तुम्हें मेरे तक पहुंचने में 3 इयर्स लगेगा और 10 इयर्स मुझे मार डालने के लिए। और फिर वो बुढ़ा अपने एमसी को प्रैक्टिस करता हुआ देखकर अपना मन ही मन में कहता है, यार जितना ज़्यादा मैं उसके बारे में सोचता हूँ उतना ही ज़्यादा मैं उसे लाइक करता हूँ, और मैं तो इसे ट्रेन करने के बारे में ही सोचकर बहुत खुश हूँ। बट ये जिस रिलीम तक पहुंचना चाहता है उसे पाना इम्पॉसिबल होगा जब तक वो एक बार मर ना जाए और रिवाइव ना हो जाए और फेलियर पर इन्फिनिटली तक जीत ना पा ले। बट ऐसा कोई तरीका नहीं जिसे एक 14 इयर्स का लड़का कभी भी उस प्रकार का अवेकिन अटेंड कर सके। फिर अपना एमसी अपना मन में कहता है, यार उसे रिमेंबर करो, मेरे पास्ट लाइफ का लास्ट मोमेंट, वो मोमेंट जो मैंने फील किया था उसे मैं आज भी नहीं भूला हूँ।
उस टाइम जो मुझे फील हुआ और मेरे अंदर जो थॉट थे वो अवेकनिंग मेरे अंदर है। और फिर अपना एमसी उस बुड्ढे की तरफ फिस्ट से अटैक करते हुए कहता है तो मैं वही मोमेंट को अप्लाई करूंगा मेरे फिस्ट में। और वो बुढ़ा उस फिस्ट को अपनी तरफ आते हुए देखकर स्माइल करते हुए सोचता है कि ये अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर अपना एमसी अपने पूरे विल पावर को अपने फिस्ट में स्टोर करता है और पूरा पावर के साथ उस बुढ़े के स्टमक पे अटैक करता है। और अपना एमसी उस बुढ़े के आत्मा पर सक्सेसफुली अटैक कर लेता और ये देखकर वो बुढ़ा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता और सोचता आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर अचानक से अपना एमसी बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 यहाँ पर खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।